गए हमारे साथ। एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की ट्रेड्स लेंगे। दीपन, गुड आफ्टरनून। दीपन, एचडीएफसी बैंक ये काफ़ी समय से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा परेशान कर रहा है बुल्स को, क्योंकि बाकी पूरी मार्केट चल गई, यही ड्रैग कर रहा है मार्केट को। अब यहाँ क्या व्यू होगा आपका? गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्या, पूरी मार्केट का व्यू एचडीएफसी बैंक पर पॉजिटिव है, लेकिन इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर द पास्ट सेवरल क्वार्टर्स ऑल्सो। और किस लेवल पर या कौन सी वजह से वो टर्न होगा बोल नहीं सकते। ऑल वी कैन से है कि वैल्यूएशंस अच्छे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इतनी बड़ी बैंक है, इट्स अ वेल मैनेज बैंक, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैनेजमेंट की टारगेट रहती है कि इन 4 years दे वांट टू डबल दी लोन बुक, मैंने दे आर टारगेटिंग 18% क्रेडिट ग्रोथ। अगर 18% क्रेडिट ग्रोथ आती है तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट मिनिमम 15-16% टाइप ऑफ अ बॉटम लाइन ग्रोथ रेट। और अगर उनकी जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो एक्सपैंड नहीं भी होते हैं तो भी आपको अगले 3-4 साल में 15-16% के रिटर्न मिलने चाहिए एचडीएफसी बैंक में। और ये एक बहुत बड़ी बैंक है, आप बड़ा निवेश कर सकते हो। मीन इन योर पोर्टफोलियो यू कैन हैव अ लार्ज होल्डिंग इन एचडीएफसी बैंक, और काफी हद तक सेफ बैंक भी है। सो फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स कुछ भी एनालिसिस करेंगे तो आपको एचडीएफसी बैंक पॉजिटिवली दिखेगा, बट प्राइस एक्शन इज समथिंग विच यू हैव नो कंट्रोल। अच्छा देखिए, अब लॉरस लैब्स लेकर आइए, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अब सेल नहीं मत करना यहाँ पर हजता, क्योंकि ये देखिए अब ग्रीन में आ गया स्टॉक। सुबह से सबको पता था कि यहाँ नंबर ख़राब आएंगे, और सब ऑलमोस्ट सिस्टम में डाल के बैठे थे शॉर्ट करके कि लोअर लेवल पे हम कवर कर लेंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप सब कवरिंग कर रहे हैं, और इन्होंने अपना आउटलुक जो है वो रिटेन किया है, जो अपना सेल्स का आउटलुक है वो रिटेन किया है, और उसकी वजह से स्टॉक में जो है रिकवरी आई है। क्योंकि नंबर्स भले ही ख़राब रहे हो, लेकिन मार्केट को पता था। और अगर आप देखें तो स्टॉक में ये ऑलमोस्ट बॉटम का भाव, बॉटम तो खैर 290 का था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला ये स्टॉक का। इसकी वजह से लोअर लेवल से इस तरीके की रिकवरी आई यहाँ पर। एक तो सेल्स आउटलुक इन्होंने मेंटेन किया है, 1000 करोड़ का खर्च जो कैपेक्स में करने वाले हैं वो मेंटेन किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट पर खर्च होना था करीब $100 मिलियन का, वो भी दरअसल रिटेन किया है। और यही वो विजिबिलिटी जो FY24 के लिए कंपनी साफ देख रही है, उसके मद्देनजर स्टॉक में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट आज का सेक्टर बना है दीपन, एज लक वुड हैव इट, फार्मा काउंटर्स। और मुझे याद है पिछली बारी जब हम आपके से बात कर रहे थे तो यूड मेंशन कि कुछ कुछ फार्मा कंपनियों में अब वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, और शायद यूएस प्राइसिंग भी टर्न अराउंड होती हुई दिखाई देगी, जो विजिबल है आज डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला की कमेंट्री में। विल यू डबल डाउन ऑन दिस सेक्टर? Yeah, good afternoon, Akshata. No, I don't think I want to double down. But first, the disclosure, we are got holding in both these companies. So I think we are enjoying this up move. और फार्मा की खास बात यह है कि आई थिंक इट इज स्लाइटली अंडर ओन सेक्टर। और पिछले 2-3 तिमाही से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और ये तिमाही के नंबर्स तो ये दो कंपनी के लिए बहुत ही बड़े आ चुके हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ दैट रेवलिमिड जो एक जेनरिक है जहाँ पर उनको एक्सक्लूसिविटी मिली है, उसकी वजह से वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ नंबर्स, और बेस इफेक्ट का भी फायदा मिल रहा है ये दो कंपनियों के लिए। बट ओनली 2 or 3 फार्मा कंपनी, लार्ज फार्मा कंपनी कम विद रिजल्ट्स। और मैं देखना चाहूंगा कि सन है, ल्यूपिन है, बाकी जो अन्य लार्ज कंपनीज है, टोरेंट है, कैडिला है, उनके नंबर्स कैसे आते हैं। बट ब्रॉडली आई थिंक कि फार्मा में वी आर सीइंग अ ग्रेजुअल अपस्विंग, और शायद दे आर फोकसिंग ऑन नीश मार्केट्स और ऑन नीश प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, एंड दे फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल, जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। सो आई थिंक ग्रेजुअली वी विल सी more and more traction, better appreciation, and more investor flows into the pharmaceutical companies. ये सभी कंपनियां have been a bit of underperform for the last several years or so, and in a way they are just playing catch up. ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र बोल रहे स्टूडियो से। ये एमएनएम आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और अगर है तो व्यू, और नहीं भी है तो भी सर आपका सेंस क्या कहता है? एमएनएम ने जो ये आरबीएल बिग स्टेक बाय किया है और इंटेंशन है फॉर गोइंग टुवर्ड्स 10%, बाजार इसको अच्छे तरीके से कतई भी ट्रीट नहीं कर रहा है। इस फॉल पर आपकी राय, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका व्यू क्या है इस पर इस वक्त? या गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ एमएनएम, और ये एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वाज टू इन्वेस्ट इन टू हैव बेटर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो समझ नहीं पा रहे हम।
I would have thought कि अगर stake खरीदना ही है तो M&M Finance could look at buying the stake. There could be some synergies over there. But खुद M&M को खरीदने की क्या जरूरत है? I don't know. But I can tell you one thing that if they hold 10% of RBL Bank for next 3-4 years or so, जिस हिसाब से rally चल रही है banks में, they will get a very good return on their investments. But then we want to buy M&M as an automobile company, not from point of view of a holding company or a mutual fund. So from that point of view, there is some disappointment. I'm sure management आके clarify करेगी कि उनकी strategy क्या है in buying RBL. And if the market gives it a thumbs down, ऐसा कुछ commitment नहीं है that they have to go to 10%. They can remain at these levels only. And who knows, they could get a nice portfolio return also on the holdings which they have got. RBL बैंक के नतीजे आप देखेंगे पिछले 2 तिमाही से काफी अच्छे आए हैं. जो भी मैनेजमेंट इश्यूज थे दे आर नाउ मोर और लेस रिजॉल्व्ड और पहले जैसी मतलब ग्रोथ रिस्क नहीं है. फिर भी आई थिंक दे आर डूइंग एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और दे हैव डेफिनेटली टाइटन देयर लेंडिंग स्टैंडर्ड्स. बिल्कुल. वैसे लॉरस अब डे हाई पर आ गया है तो काफ़ी शानदार इंट्राडे में रिकवरी यहाँ पर. दीपन, कोलगेट ट्रैक किया है क्या आपने? आज बहुत शानदार मूव्स बहुत समय के बाद इस स्टॉक में देखे हमने. अनुज, कोलगेट तो तभी से ट्रैक कर रहे हैं जब से मार्केट में एंटर हुए हैं. हाँ. और अनफॉर्चुनेटली इट वाज वन ऑफ द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप इन द 80s एंड द 90s. एंड क्योंकि वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती है, दे आर इन अ वेरी मैच्योर कैटेगरी. अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स लॉस्ट इंटरेस्ट इन कोलगेट एंड आई थिंक दे आर स्टक टू देयर निटिंग. यही टूथपेस्ट बनाते रहते हैं, 2-3 और प्रोडक्ट्स भी है. और साइक्लिकली कहे या फिर आई थिंक बेस इफेक्ट कहे, वी आर सीइंग गुड नंबर्स कमिंग फ्रॉम कोलगेट. रॉ मटेरियल प्राइसेस भी घटे हुए हैं और अदर रॉ मटेरियल टू सेल्स रेशियो वो इम्प्रूव हो चुका है कंपनी के लिए. सो वी आर सीइंग दिस अपस्विंग. पर आई वुड से दैट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कोलगेट के शेयर होल्डर है तो दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू गेट आउट ऑफ कोलगेट, क्योंकि इतनी बढ़िया फ्यूचर मेरे को दिख नहीं रही है ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि वो नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करते. जैसे कि कोई भी आप एफएमसीजी कंपनी देखेंगे तो वी आर सीइंग many they are operating in many sectors and many segments of the FMCG industry, whereas Colgate is in a very narrow segment of just toothpaste, toothbrushes, and that is a big risk factor, I would say, from a growth perspective. But it's that niche that's playing well for them, क्योंकि finally अब हमने देखा वो numbers deliver हो रहे हैं. अच्छा, मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कंसिडरिंग अब सभी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं. जहां हमें लगा था इन्फोसिस खराब था, अब टेक महिंद्रा उससे भी बदतर निकला. अब क्या पोजीशनिंग रहेगी? क्या एक और क्वार्टर का पेन आपको दिख रहा है? स्टॉक प्राइसेस में भी नजर आएगा? नंबर्स के लिहाज से तो विजिबिलिटी है नहीं सेकंड हाफ के लिए कंपनी के मैनेजमेंट्स को भी. जी हाँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विद सॉफ्टवेयर नंबर्स एंड राइटली सो. काफी चैलेंजेस है कंपनीज के लिए एंड इन लाइट ऑफ दैट दे हैव कम विद रिजल्ट्स व्हिच आर ब्रॉडली ओके. लेकिन आगे चलते भी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है. आई थिंक नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स विल रिमेन चैलेंजिंग फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. और मैं पूरा स्पेक्ट्रम देखता हूँ, पूरी मार्केट देखता हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि शायद देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन. So there are so many sectors which are doing very well. Pharma डिस्कस किया आपने. I think I'm certainly going to look at more and more pharma companies. So आपके पास इतना बढ़िया चॉइस है, then I wouldn't want to look at software जहाँ पर इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी है. और ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज आर अवेलेबल एट अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट और वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन. जो अच्छी कंपनियां हैं मिड कैप में, जैसे कि परसिस्टेंट है, कोफॉर्ज है, केपीआईटी, दे आर स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव. सो अवॉइड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. ओके दीपन जी, अभी हाल फिलहाल में आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी वाइब्रेंसी रही है. लिस्टिंग गेन्स काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं. रिसेंट टाइम में कोई ऐसी कंपनी जिसको आप लोगों ने चेस किया? और मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है, अभी हॉस्पिटल स्पेस में बहुत अच्छा पैसा बना है. लुक एट ग्लोबल हेल्थ. मेरे ख्याल से आज से 20 दिन पहले इस कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ थी और मेरे ख्याल से कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बाय किया है. अपोलो एट ऑल टाइम हाई, ग्लोबल हेल्थ एट ऑल टाइम हाई, मैक्स अच्छा करता हुआ. वी हैव अपॉर्चुनिटी इन प्राइमरी मार्केट यथार्थ हॉस्पिटल. इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? So at this point, Vendor, we don't look at IPO at this point of time क्योंकि from a HNI perspective कुछ खास allocation मिलता नहीं है और listing के बाद valuation does go out of whack with what the actual other peer group companies are listed. The best time is जो नई कंपनी आ रही है, I think 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो I think it's a better strategy
3-4 क्वार्टर के नंबर्स आ चुके होंगे, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन इंप्रूव हो चुका होगा. From that point of view, I prefer to buy a company after 1 year after its listing and not on listing per se. So I don't have much of a knowledge about these companies, but yes, you're right. Hospital companies have done very well, right from Apollo to Narayan, Fortis. All of these companies have reported, Max Health have reported very good numbers. And these are secular growth stories क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की demographics है, जिस हिसाब से spending power बढ़ रही है, more and more money is going to go into elective surgeries, जहाँ पर ये हॉस्पिटल कंपनीज का सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है. सो वेरी पॉजिटिव ऑन हॉस्पिटल कंपनीज और सभी कंपनियों हैव डन आई थिंक रीजनेबली वेल in terms of managing their balance sheet and growing in a very responsible manner, if I may say. मैंने एक हॉस्पिटल सेटअप करेंगे तो जब तक वो पूरे की पूरी कैपेसिटेशन बढ़ नहीं जाती है, they don't go on to another project. So I think they've been very responsible. और जो उनका फोकस है कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो आई थिंक दैट इज वर्थ नोटवर्दी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल. अच्छा, एसीसी के नंबर्स आए हैं. नंबर्स खैर स्ट्रीट एस्टिमेट से बेटर हैं. थोड़ा कुछ बस था मार्केट में वैसे कि अच्छे नंबर्स आएंगे शायद, तो इसके लिए स्टॉक ठीक है 1% ऊपर है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं यहाँ पर. दीपन, रिलायंस पर क्या व्यू होगा आप, क्योंकि एक बड़ी रैली आई रिलायंस में और डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट से पहले, लेकिन अब पिछले 3-4 दिन में ये स्टॉक थोड़ा थका है. Yeah, no, I think it's more to do with the results of the company. थोड़ी disappointed है investors because of course, the oil to chemical business has reported negative growth rates. और जो Jio platforms है और Jio telecom है, they're also I think street expectation was slightly higher. But I think it's a good investment and gradually I think जैसे cycle turn होगी oil to chemicals के लिए, petrochemicals और refineries के लिए, this company should start to report better numbers as well. और जैसे मैंने कई बार कहा, I think the key factor to watch out in Reliance Industries is the demerger, if at all, that is going to take place in the Reliance Retail as well as Jio Platforms and Jio Telecom. So let us see how that actually plays out. और केवल अगर वो खाली IPO कर देते हैं तो फिर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आ जाती है. अभी देखिए ITC में क्या हो गया. ITC hotels के पीछे हम लोग कितना एक्सपेक्टेशन थे कि they will spin it off and give us shares of ITC hotels, but the company is retaining 40% of the stake with themselves. So that has certainly reduced the investor enthusiasm in ITC. And although on good numbers, I think ITC did correct when this news came through. So जो investor है, they want nice, clean businesses. They know what they are investing in. They don't like to get into this conglomerate businesses क्योंकि one division may do well, other may do badly. आपकी returns profile अलग-अलग हो सकती है. इसकी वजह से people prefer single line businesses, and that I think time has come for Reliance to give thought to this particular aspect of their structure of the businesses. बहुत बहुत शुक्रिया दीपन, हमारे साथ आज